Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic the strange case of Britain. Very important and interesting. ये सबसे अलग था और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे ब्रिटेन जो है एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो ब्रिटेन में नेशन और नेशन स्टेट के लिए जो है बहुत सारे स्कॉलर्स बात कर चुके थे और सब लोग बात कर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटेन से ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना जाए। लेकिन ब्रिटेन का जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन था वो कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं था, कोई रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था। इट वाज अ स्लो प्रोसेस था और लंबा समय लगा था रिजल्ट आने में। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन पीरियड। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश नेशन नाम का कोई चीज नहीं था। प्राइमरी जो आइडेंटिटीज था, पीपुल्स जो वहां पे लोग रहते थे, उसमें ब्रिटिश सिलेस में जो लोग रहते थे अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग थे, जिसमें इंग्लिश थे, बेल्स थे और स्कॉट थे या आयरिश थे। ये सेम चीज है। आयरलैंड के लोगों को स्कॉटिश या आयरिश बोला जाता है। और इन सब के जो है अपने अलग अलग कल्चर थे। इनके पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी अलग थे। लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश नेशन, स्पेशली इंग्लिश वाले लोग जो है ग्रीव करने लगा, इनका वेल्थ बढ़ने लगा, इनका इंपॉर्टेंस और पावर बढ़ने लगा, इनका इन्फ्लुएंस भी जो है जो अलग अलग नेशन थे उनके ऊपर बढ़ने लगा। आइलैंड के जो अलग अलग पार्ट थे उनके ऊपर इनका प्रभाव बढ़ने लगा। इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 को जो है मोनार्की का पावर सीज कर लिया और इसके साथ जो है खत्म हो गया पूरा का पूरा मोनार्की का पावर। इसके बाद क्या हुआ कि नेशन स्टेट बनाने के लिए इंग्लैंड को सेंटर में रखा गया और उसके लिए प्रयास शुरू हो गया। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ये पास किया गया इंग्लैंड में, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइट करके बनाया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसका क्या मीनिंग था? इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड ने अपने पावर को इम्पोज करना शुरू कर दिया स्कॉटलैंड पे। स्कॉटलैंड को जो है नेग्लेक्ट किया जाने लगा, उसके कल्चर को, उसके पॉलिटिकल पावर को, और उसके ऊपर इंग्लैंड का पावर इंट्रोड्यूस करने लगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने में चूंकि ऑलरेडी इंग्लिश मेंबर का डोमिनेशन था, ज्यादातर इंग्लिश मेंबर ही थे, इसलिए जो है ब्रिटिश आइडेंटिटी जो है वो बढ़ने लगी धीरे धीरे जो है। और ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ने का मतलब ये था कि स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्ट कल्चर नेशन था वो खत्म हो रहा था। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड किए जाने लगे और स्कॉटलैंड के, मतलब स्कॉटलैंड का कल्चर, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन था, इन सब को धीरे धीरे समाप्त किया जाने लगा। कैथोलिक क्लैंस जो कि स्कॉटलैंड के हाईलैंडर्स थे, वहाँ जो हाई क्लास के लोग थे वो लोग थे, उन लोगों को टेरेबली रिप्रेस किया गया, काफी जो है उनको तंग किया गया। उसके बाद धीरे धीरे उनका जो इंडिपेंडेंस था वो खत्म हो गया। हालांकि इन लोगों ने जो है कोशिश बहुत किया, सब था स्कॉटिश हाईलैंड्स वालों ने जो है काफी कोशिश किया था अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को जो है जो उनका खुद का लैंग्वेज था, गैलिक लैंग्वेज था, उसको बोलने से मना कर दिया गया। वहाँ का नेशनल जो ड्रेस था उसको पहनने से मना कर दिया गया और लार्ज नंबर ऑफ जिन लोगों ने विरोध किया उनको जो है पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट के तौर पे क्या किया गया? उनको उनके घर से होमलैंड से बाहर कर दिया गया, मतलब उनको स्कॉटलैंड से ही बाहर कर दिया गया। सेम इसी तरह का कुछ काम आयरलैंड के साथ हुआ। आयरलैंड के साथ भी सेम सिमिलर फेट हुआ। कंट्री ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइडेड था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लिश वालों ने क्या किया कि प्रोटेस्टेंट जो आयरलैंड के थे उनको हेल्प करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट का नंबर कम था, कैथोलिक का नंबर ज्यादा था। इधर कैथोलिक लोगों ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये रिवोल्ट कामयाब नहीं हुआ। एक्चुअली ये रिवोल्ट हुआ था वुल्फ टोन के लीडरशिप में। उसने जो है कोशिश की थी यूनाइटेड आयरिशमैन को लेकर के एक नया कंट्री बनाने के लिए, लेकिन 1798 में ये कोशिश हुआ था। वुल्फ टोन ने कोशिश की थी अपने कुछ अदर आयरिशमैन के साथ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ? आयरलैंड को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में 1801 में शामिल कर लिया गया। एक नया ब्रिटिश नेशन तैयार किया गया जिसमें इंग्लिश कल्चर को ही प्रमोट किया गया हर जगह पे। ब्रिटेन के नए सिंबल्स को
ये किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ये सबके ऊपर जो है लागू होता था। जैसे ब्रिटिश फ्लैग जिसको यूनियन जैक कहते हैं वो तीनों जगह पे इम्प्लीमेंट होने लगा। नेशनल एंथम जिसमें गॉड सेव आवर नोबल किंग है वो भी सबके ऊपर लागू हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज को सबके ऊपर थोप दिया गया। एंड इन सब को प्रमोट करते करते जो है द ओल्डर नेशन, जो पुराने नेशन थे, उन्होंने अपनी पहचान को खो दिया। दे जस्ट बिकम अ सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। मतलब इस यूनियन में केवल और केवल इंग्लिश का जो है वो सबसे ज्यादा दबदबा था। बाकी जो स्कॉटलैंड हो गया और जो ये आयरलैंड हो गया, इन सब ने अपनी पहचान खो दी और एक नया ब्रिटेन बन करके तैयार हुआ। चलिए मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ कुछ, जिसमें गैरिबाल्डी के बारे में जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, उसने कैसे जो है इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की थी। एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, वी विल सी दैट। चिप्स है गैरिबाल्डी, ये सबसे सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी है इटालियन फ्रीडम फाइटर्स में। मतलब इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये एक कोस्टल ट्रेड में इंगेज फैमिली से बिलोंग करता था और ये एक मर्चेंट नेवी में एक सेलर था। 1833 में ये मैजिनी से मिला था, जो सबसे पहला रेवोल्यूशनरीज था जो इटली के लिए के यूनिफिकेशन के लिए काम कर रहा था। यंग इटली को इसने ज्वाइन किया था और पार्टिसिपेट भी किया था जो अपराइजिंग हुआ था पिडियामोंट में 1834 में। लेकिन चूंकि ये अपराइजिंग सप्रेस्ड कर दिया गया था, गैरिबाल्डी को साउथ अमेरिका भागना पड़ा और वहां पर ये लगभग 1848 तक एग्जाइल में रहा था। 1854 में इसने विक्टर इनामुल II को सपोर्ट किया। किस लिए? इटली को यूनिफाई करने के लिए। इटली के जो स्टेट्स थे उसको यूनिफाई करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। 1860 में गैरिबाल्डी ने जो है फेमस एक्सपेडिशन किया था साउथ इटली का। उसने क्या किया कि बहुत सारे फ्रेश वॉलंटियर्स को ज्वाइन करवाया इस कैंपेन में। ये नंबर लगभग बढ़कर के 30,000 तक हो गए थे। ये पॉपुलरली रेड शर्ट्स के नाम से जाने जाते थे। 1865 में गैरिबाल्डी ने आर्मी के वॉलंटियर्स को जो है रोम की तरफ भेजा और वहां पर फाइट हुआ। जो रोम वाले थे ये बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे इटली के यूनिफिकेशन में। तो ये लास्ट ऑब्स्टेकल था इटली के यूनिफिकेशन में। पैपल स्टेट जो यहाँ पे एक फ्रेंच गैरिसन स्टेशन करता था। मतलब वहाँ एक फ्रेंच लोग का गैरिसन था, एक पूरा का पूरा किला बना हुआ था। रेड शर्ट का जो है कोई मैचिंग नहीं था विथ कंबाइंड फ्रेंच और पैपल ट्रूप्स के बीच में। मतलब इनका जो ट्रूप्स था जो आर्मी थी काफी स्ट्रांग थी। इट वाज 1870 में जाके ये प्रयास शुरू हुआ था 1867 में और लास्टली 1870 में जाकर के ड्यूरिंग द बार विथ पर्सिया के साथ जो बार हो रहा था उसमें फ्रांस के ट्रूप ने जो है अपनी आर्मी को वापस लिया रोम से और पैपल स्टेट जो है फाइनली ज्वाइन किया गया इटली में। इस तरह से जो है इटली को टोटली यूनिफाई किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे विक्टर इनामुल II को जो है गैरिबाल्डी सूझ पहनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहने का यह है कि इटली के यूनिफिकेशन में, ये आप देख सकते हैं इटली यहाँ लिखा हुआ है इटली, तो इसको जो है इस यूनिफिकेशन में गैरिबाल्डी का बहुत बड़ा रोल था। सो ही वाज सेलिब्रेटेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इन इटली यूनिफिकेशन। यहाँ एक न्यू वर्ड्स है एथनिक। क्या होता है? तो ये रिलेटेड होता है कॉमन रेशियल से, ट्राइबल्स या कल्चर ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और एक क्लेम्स। एक्चुअली ये ऐसा ग्रुप होता है जो हिस्टोरिकली एक जैसे होता है, इनके फिजिकल फीचर्स एक जैसा हो सकता है, इनका कल्चर एक जैसा होता है, इनकी लैंग्वेजेज एक जैसे हो सकते हैं। सो ये सब कम्युनिटी के साथ जो है ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड एथनिक ग्रुप। Now thank you for watching this video. We will next in next